डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं SK ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि जो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो पेपर था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना, उसकी चर्चा हम लोग तो कर चुके हैं। लेकिन आज से हम लोगों का क्लास बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। किसका? तो मॉस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, मॉस का, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, MOS। तो स्टूडेंट्स, बिना कोई देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। और रही बात आप लोगों के अच्छे होने की, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, हमको पता है, अपने घर पर हैं, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का डिफिनीशन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर, इस विशेष सब्जेक्ट का एक और नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, भी नाम है इसका। क्योंकि कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, कोई बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो मॉस और सॉम दोनों में से कोई चीज़ आप इसको बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ते ये हैं, ये इंजीनियरिंग साइंस का वो ब्रांच है जो कि मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है और उसके बिहेवियर के बारे में बताता है ना। बिहेवियर मतलब उसके इंटरनल बिहेवियर के बारे में बताएगा, जैसे कि उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, प्लास्टिसिटी क्या होगा, है ना, स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा ये भी, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि मॉस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। मॉस को अगर डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग science which deals with the strength of materials and their इंटरनल प्रॉपर्टीज। मतलब कि मॉस क्या होगा, ऐसा इंजीनियरिंग साइंस का ब्रांच होगा जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के स्ट्रेंथ के बारे में डील करेगा, साथ ही साथ उसके, है ना, इंटरनल बिहेवियर के बारे में डील करेगा, राइट, है ना, प्रॉपर्टीज। और इस पर जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहे, एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे तो लिख सकते हैं इलास्टिसिटी, है ना। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो ये हो गया क्या, इलास्टिसिटी, जैसे कि और हो गया प्लास्टिसिटी, है ना, स्ट्रेसेस एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अगर लिस्ट आउट करना जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग एक हेडिंग लगाएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 था, है ना। क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हेडिंग लगाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, हेडिंग लगा दीजिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसमें पहली बार चर्चा करेंगे हम लोग इसकी इलास्टिसिटी की, जानेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अगर अभी थर्ड सेमेस्टर में है तो सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। उसमें इलास्टिसिटी की चर्चा हुई होगी, है ना। यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की भी चर्चा हुई होगी फिजिक्स में। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने उस चीज़ को स्किप कर दिया था तो भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जब आप इस मटेरियल में लोड डालो, है ना, इसको क्या करो, इसको खींचो। तो खींचोगे तो एक्चुअली ये तो अभी रिजिड है, इसीलिए ये नहीं हो रहा है, इसको खींचो। तो खींचोगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। जैसे एक्सटेंड हो जाएगा, ये यहाँ तक आ गया, एक्सटेंड हो गया। अब जैसे इसको छोड़ोगे तो ये अपने शेप में आ जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो और उस लोड को हटाने के बाद उसमें होने वाला डिफॉर्मेशन अगर नहीं होता है, अगर फिर वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है,
तो क्या कहेंगे, उसको इलास्टिसिटी कहेंगे, है ना। तो इलास्टिसिटी के डिफिनेशन में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it has a tendency to regain its original shape and size. Instantaneously after removing the load is called क्या, इलास्टिसिटी। मतलब स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी हो रहा था जिस पर अगर लोड लगाने के बाद कोई डिफॉर्मेशन हो गया था, है ना, तो वो क्या कर रहा था, जब जैसे ही लोड हटाएंगे तो अपने शेप एंड साइज में चलाएगा। जैसे कि मांग चलो आप अपने रियल लाइफ एप्लीकेशन में कोई रबर को ले लो, है ना, कोई रबर के ले लो और क्या करो, उसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो नमर जाएगा, लेकिन जब उसको छोड़ोगे तो अपने शेप एंड साइज में आ जाएगा। स्प्रिंग ले लो, खींचो और छोड़ोगे, अपने शेप एंड साइज में आ जाएगा। मतलब ये कि वो ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल अपना शेप एंड साइज रीगेन कर रहा था अगर हम लोड हटा रहे थे तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी कहेंगे। क्या, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये वर्ड जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियसली, इसका मतलब होता है एट दैट मोमेंट। मतलब कि अगर हम किसी, मान के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पर हमने फोर्स लगाया था इधर की तरफ और इधर की तरफ, ठीक है, तो ये दोनों फोर्स से खींचेगा, जैसे ही हटाएंगे वैसे ही अपने ये क्या कर लेगा, अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा, अपना शेप एंड साइज में आ जाएगा। इसी प्रक्रिया कहते हैं, मतलब कि एट द मोमेंट जिस समय आप लोड को रिमूव किए हैं उसी समय अपने शेप एंड साइज में चलाया है, इसीलिए कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियसली, मतलब तात्क्षणिक, उसी समय, है ना, जिस समय आप लोड को रिमूव कर रहे होंगे उसी समय अपने क्या करेगा, ये अपने शेप एंड साइज में चलाएगा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी जो होता है किसी मटेरियल में दो टाइप का हो सकता है ना, दो टाइप का हो सकता है। कोई मटेरियल दो टाइप का इलास्टिक नेचर रख सकता है, एक होगा लीनियरली इलास्टिक नेचर, एक होगा नॉन लीनियरली इलास्टिक नेचर, है ना। तो अभी हम उसको पढ़ेंगे, है ना। मतलब कि अगर इसको आगे बढ़ा कर लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं द मटेरियल may have following two types of है ना इलास्टिक नेचर कहिए या फिर प्रॉपर्टी कहिए, वो क्या क्या होगा, पहला जो होगा वो प्रॉपर्टी वो होगा क्या, एक दे चुके हैं इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर ए, है ना। पहला जो होगा क्या होगा, वो होगा लीनियरली इलास्टिक, और दूसरा जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा नॉन लीनियरली इलास्टिक। मतलब कि दो प्रकार का इलास्टिक प्रॉपर्टी हो सकता है स्टूडेंट्स मटेरियल्स में, एक होगा
लीनियरली इलास्टिक प्रॉपर्टी, एक हुआ नॉन लीनियरली इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब जानते हैं कि लीनियरली और नॉन लीनियरली इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टूडेंट पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे हम लोग। क्या इसको समझते हैं फिलहाल। देखिए, आप किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, है ना। क्या मतलब बनाओ, किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में आप लोगों ने पहले भी जान चुका होगा कि हुक्स लॉ भी पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग सारी चीज़ को पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं जिसमें ये स्ट्रेस की वैल्यू है और ये क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू है ना। ये वर्ड जो है ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये है सिग्मा। तो सिग्मा से स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्ट्रेस सिग्मा, और यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्ट्रेन, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन में आप जब रिलेशनशिप देखो किसी मटेरियल का, तो वो मान के चलो इस प्रकार से है, एकदम स्ट्रेट है इलास्टिक लिमिट तक, है ना। ये कौन लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब कि मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है, अगर इलास्टिक लिमिट तक अगर लीनियर रहता है तो उस प्रकार के मटेरियल को बोलते हैं हम लोग लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, है ना। इससे देखिए अब एक चीज़ और होगा यहाँ पर, देखिए ये प्रोपोर्शनल लिमिट जो होगा स्टूडेंट्स, वो भी इलास्टिक लिमिट में चेंज कर जाएगा इसका, है ना। एक और कर्व देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देख रहे हैं ऐसा मटेरियल का जिसका जो इसका रिलेशनशिप है, ग्राफ है, वो इलास्टिक लिमिट तक बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है इलास्टिक लिमिट तक। तो इलास्टिक लिमिट तक बिल्कुल प्रोपोर्शनल रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस मटेरियल का जो प्रोपोर्शनल लिमिट भी होगा वो भी इलास्टिक लिमिट तक होगा, है ना। एक और कर्व देख लीजिए, अगर मान चलिए वही ऐसा कोई मटेरियल है जिसका कर्व हम देख रहे हैं, एक और इसको मटेरियल टाइप ए देते हैं, इसको मटेरियल टाइप भी देते हैं। ये है सिग्मा स्ट्रेस एप्सिलॉन स्ट्रेन हो गया, और ये जो है इस प्रकार से हम लोग ये पॉइंट ए दे दिए, ये पॉइंट बी दे दिए। ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, ये मेरा है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और ये जो पॉइंट है ए नंबर, वो है क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, मतलब कि ये जो लाइन है वही तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप दिखा रहा है। मतलब कि द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द मटेरियल इज नॉट लीनियर अप टू इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि ये जो है यहाँ से क्या है, यहाँ पर बेंड कर गया है, मतलब कि प्रोपोर्शनल लिमिट आ गया है। यहाँ पर मटेरियल क्या है, यहाँ पर ये जो कर्व है ये बेंड कर गया है, कि कर्व में है ना, क्या है, कर्व जो है बेंड कर गया है ना। कर्व थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, लेकिन हमको कर्व कैसे चाहिए था, स्ट्रेट चाहिए था। अगर स्ट्रेट कर्व होता तो मटेरियल क्या हो जाता, लीनियरली इलास्टिक होता। एक्चुअली कर्व स्ट्रेट नहीं है, कर्व लीनियर है, तो उस प्रकार के मटेरियल को बोलेंगे हम लोग नॉन लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, है ना। आशा करते हैं आप लोग क्लियर होगा क्या कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखेंगे। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का कर्व अगर इलास्टिक लिमिट तक, है ना, लीनियर आ जाए, स्ट्रेट आ जाए, तो लीनियरली इलास्टिक होगा। अगर इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेट नहीं आएगा तो नॉन लीनियरली इलास्टिक मटेरियल होगा, है ना। अगर इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे। आप लोग क्या कीजिए, अभी तक यहाँ तक, है ना, यहाँ तक राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद में हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको हम अभी इरेज कर रहे हैं। दो टाइप का इलास्टिक मटेरियल आया, एक लीनियरली इलास्टिक मटेरियल और एक आया नॉन लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, है ना। ठीक है।
तो पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में, पहले हम लोग लिखेंगे ए वाला है ना, लीनियरली इलास्टिक है ना मटेरियल। इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, द मटेरियल having a strain relationship linear relationship linear up to elastic limit is called linearly elastic material। है ना, is called linearly elastic material। ठीक है, और इसको बनाने के बाद आप लोग ये फिगर बनाइए, है ना, और ये फिगर कौन सा होगा, ये फिगर होगा, यहाँ पर लिखेंगे फिगर और linearly इलास्टिक इस फिगर, ये फिगर बनाएंगे और ये लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप और चीज़ें लिखना आते हैं तो इसको वाई एक्सिस लिखिए, इसको एक्स एक्सिस लिखिए, इसको 0 लिखिए, है ना, और उसके बाद ये कर्व बनाइए और इस कर्व को और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, हमको इलास्टिक लिमिट तक देखना था, हमने इलास्टिक लिमिट तक देखा, कर्व क्या था, स्ट्रेट था, कैसा था, कर्व की प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेट है, चले आई स्ट्रेट, है ना, तो स्ट्रेट कर्व है, दैट इज वाई मटेरियल जो मेरा होगा लिनियरली इलास्टिक मटेरियल होगा। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल की। नेक्स्ट बात आती है नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल की। तो नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं, सिर्फ लिखना बाकी है। क्या लिखेंगे, द मटेरियल हैविंग स्ट्रेस strain relationship non-linear up to elastic limit is called, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, और वो फिगर बनाने के बाद आप लोग क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस फिगर को बना लीजिए। इसमें लिखेंगे फिगर, अब लिखेंगे क्या, नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल। फिगर के नीचे ये चीज़ लिख देंगे, है ना, और चीज़ लिखना चाहे तो इसमें लिख देते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, इसमें लिख दीजिए स्ट्रेन एप्सिलॉन, और ये क्या है, स्ट्रेस सिग्मा। ठीक है,
और ये कर्व का नेचर कैसा है स्टूडेंट्स? कर्व का जो नेचर है उससे आप शो कर सकते हैं नॉन लीनियर तो नॉन लीनियर जो है, नॉन लीनियर कर्व लिख दीजिए या फिर ग्राफ लिख दीजिए। तो नॉन लीनियर ग्राफ जो होगा वो शो करेगा किसको? नॉन लीनियरली इलास्टिक मटेरियल को स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मतलब कि ये फिगर को इसमें बनाना है और इस फिगर को इसमें बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करेंगे। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, राइट। तो इरेज कर रहे हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा मेरा क्या होगा? प्लास्टिसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी मटेरियल का वो नेचर होता है जिसके कारण, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे थे, मटेरियल अपना शेप रिगेन कर रहा था ना, लेकिन अब मटेरियल जो होगा अपना शेप अगर रिगेन नहीं करेगा लोड हटाने के बाद, तो उस प्रकार के मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। मतलब कि प्लास्टिसिटी मटेरियल का वो गुण होता है जो कि जिसके कारण मटेरियल अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं करता है ना। तो क्या लिखेंगे प्लास्टिसिटी के बारे में? अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लिया जाए, है ना। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी by virtue of which the material does not regain its original shape and size instantaneously, है ना, while removing the load। जब आप लोड को रिमूव करते हो तो मटेरियल अपना प्रॉपर्टी, अपना जो है शेप एंड साइज रिगेन नहीं करता है। जैसे कि मान चलो आप क्या करो, एक वायर ले लो, एक तार ले लो, उसको कस के खींच दो, है ना। तो आप देखोगे कि छोड़ोगे तो थोड़ा सा ये कांटेक्ट करेगा, थोड़ा सा करेगा, हो गया। मतलब कि पहले इतना बड़ा वायर था, इतना बड़ा वायर, अब इसको नमरा के इतना बड़ा कर दिए हैं, तो फिर इतना ही बड़ा रहेगा। थोड़ा सा छोटा हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन इतना ही बड़ा रहेगा, है ना। वो अपने इतने बड़े साइज में नहीं आएगा। मतलब ये कि अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी था, मटेरियल था, उसको इधर से खींच दिए, इधर से खींच दिए, तो ये क्या करेगा, है ना, स्टैंड हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये लोड हटा दोगे तो क्या होगा कि ये फिर ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में ये कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्लास्टिसिटी हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी प्लास्टिसिटी के बाद? लिखते हैं डक्टिलिटी। क्या? डक्टिलिटी। स्टूडेंट्स, डक्टिलिटी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण मटेरियल को मतलब कि खींच के और पतला से पतला वायर बनाया जा सके, है ना। मतलब कि किसी मटेरियल का डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होगा जिसके कारण वो मटेरियल थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी by which material can be converted into thin wires by application of
टेंसाइल फोर्स। मतलब जब आप मटेरियल जैसे मान चलो कि ये कोई मटेरियल है ना, इसमें आप टेंशन लगाओ, मतलब कि इस प्रकार से आप इसको खींचो, तानो, तो ये क्या होगा, इस मटेरियल अगर इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, ये थिन वायर में चेंज हो जाएगा, है ना, ये थिन वायर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा मटेरियल इतना बड़ा हो गया। जैसे कि आप बात करो तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड को आप इतना जितना हो सके इतना खींच सकते हो, है ना। उसके पास बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, मतलब कि जो गोल्ड होगा उसको बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है छोटे छोटे पार्टिकल को, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डक्टिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट आती है डक्टिलिटी में, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैलिएबिलिटी की, है ना, मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है कि जो मटेरियल होगा उस पर आप हैमरिंग करके, आप उस पर, है ना, हथौड़ा चला करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो वो प्रॉपर्टी जो होता है मटेरियल का, वो क्या, उसको बोलते हैं क्या, मैलिएबिलिटी, है ना। तो मैं मैलिएबिलिटी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द property of material by which, है ना, by which it can be converted into, है ना, thin sheets, है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोडिंग। इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैलिएबिलिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि कंप्रेसिव लोडिंग डालोगे आप स्ट्रक्चर पर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिक्चर के यानी चिपा जो होगा, है ना, पतला सीट बन जाएगा। जैसे मान के चलो ये कोई, है ना, ये कोई मान के चलो ये कोई बुक है, ठीक है। अगर ये बुक मेटल का होता, मतलब धातु का होता, तो इसको हम एकदम ये करके हैमरिंग करके इसको थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते थे, है ना, और इसको और फैला सकते थे। मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव लोडिंग डाल करके मटेरियल के को थिन सीट में कन्वर्ट किया जा सके, तो उस प्रकार की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में लिखेंगे हम लोग। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5? तो वो होगा ब्रिटलनेस, है ना। तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रिटलनेस। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिटलनेस क्या होता है, किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण उसमें कंप्रेसिव लोडिंग सहने की क्षमता नहीं होती है। जैसे उस पर हम कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल चूर चूर हो जाएगा, है ना। मटेरियल क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, मटेरियल थिन मटेरियल पाउडर में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मान चलो आप ब्रिटलनेस की बात हो रही है, तो मान चलो आप कोई ये ले आओ, है ना, कोई गिट्टी ले आओ, कहने का मतलब हो गया कोई स्टोन ले आओ, और स्टोन पर आप मारो हथौड़ा से, तो क्या होगा, स्टोन चकनाचूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब ये कि ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी होगा मटेरियल का जो कि जिसमें कंप्रेसिव लोडिंग सहने की क्षमता नहीं होगी। मतलब कि जब हम उस पर कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई करेंगे तो मटेरियल क्या होगा, पाउडर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसके बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मटेरियल द प्रॉपर्टी by which material changes in powdered form after the application of
कंप्रेसिव लोडिंग इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रिटलनेस। तो ये जो स्टूडेंट्स है 5-6 प्रॉपर्टी मटेरियल की, वो क्या होगी, ब्रिटलनेस आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े ब्रिटलनेस के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में, और वो होगा क्रिप। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रिप। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, है ना, इरेज कर रहे हैं, आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिप क्या है, क्रिप, है ना, क्रिप क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है क्रिप है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने घर में अवेलेबल छत को देखा होगा, है ना, मतलब जो आपका घर है उसका सीलिंग को देखा होगा आपने, या फिर आप लोग जनरली तौर पर किसी के पास अगर छत नहीं है तो जनरली तौर पर आप लोग किसको देखे होंगे, एक ब्रिज को देखेंगे, पुल को देखे होंगे। पुल में होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब ज़्यादा दिन हो जाता है पुल का बना, वैसे कि मान चलो ये कोई पुल है, ब्रिज है कोई, इस ब्रिज में क्या होता है कि जब बहुत पुराना हो जाता है ब्रिज और इस पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि इस ब्रिज का शेप कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है। मतलब कि ब्रिज क्या हो जाता है, कुछ लप जाता है, कुछ इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स है ना, लॉन्ग टाइम लोडिंग के कारण स्ट्रक्चर में होने वाला जो डिफॉर्मेशन होगा, है ना, लॉन्ग टाइम लोडिंग के कारण स्ट्रक्चर में होने वाला जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं क्रिप। क्या कहते हैं, क्रिप। मतलब कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मेरा पुल था, ब्रिज था, और इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारी गाड़ियाँ चली, बहुत दिनों तक चली, जिसके कारण क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में, है ना, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना, रिपीटेड लोड के कारण, जो भी हो उसके कारण क्या होगा, है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से कैटेनरी फॉर्मेशन कर लेगा, है ना, मतलब कि कुछ इस प्रकार से कर्व बन जाएगा। आप देखते होंगे कि पुराना कोई पुलिया होती है तो उसमें ऐसा ही केस होता है कि वो उस पर गाड़ी ज़्यादा चलने लगती है तो क्या हो जाता है, वो लप जाता है, लिप जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि टाइम जैसे जैसे बढ़ा उसके अनुसार स्ट्रक्चर में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है ना, एंड दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज क्रिप, है ना। तो आपको समझ में आया होगा क्रिप के बारे में, अभी लिखते हैं तो और समझ में आएगा क्या, है ना। क्रिप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू डेड लोड। अभी हम समझाएंगे डेड लोड क्या होता है। डेड लोड, है ना, ऑफ द स्ट्रक्चर dead load of the structure. Creep is the permanent deformation due to dead load of the structure, है ना, which prevails after passes of time. स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखे हैं कुछ टर्म जो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग अभी नए हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। डेड लोड, है ना, एक टर्म ये नहीं समझ में आया होगा, है ना, एक टर्म ये नहीं समझ में आया होगा, डिफॉर्मेशन, ठीक है। प्रीवेल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इतना चीज़ ये है कीवर्ड्स इस डिफिनेशन में, एक कीवर्ड्स है, और एक दूसरा कीवर्ड्स बनाए तो एक ये कीवर्ड्स बनेगा, है ना। मतलब कि क्रिप की डिफॉर्मेशन में 4 कीवर्ड्स हैं, है ना। क्रिप की डिफॉर्मेशन में 4 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोग पढ़े होंगे कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन,
है ना। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है उसको स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। अगर आप देख रहे हो कि लोड लगाने के कारण स्ट्रक्चर के पर्सनल शेप एंड साइज में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मेशन, है ना। ये लोड लगने के कारण स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से कर्व टाइप का बन गया, इसीलिए क्या कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है डिफॉर्म कर गया है ना। अगर मान चलो ये क्या है, अगर मान चलो ये है कोई बुक है, इस पर आप ऊपर से लोड लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या लोड लगाने के कारण बुक का शेप एंड साइज ऐसे हो गया, तो कहेंगे कि बुक में इस प्रकार का डिफॉर्मेशन हुआ है ना। तो डिफॉर्मेशन समझ में आया होगा। डिफॉर्मेशन क्या है, एक प्रकार का स्थिति में यानी कि शेप एंड साइज में जो चेंज होता है आफ्टर द सब्जेक्शन ऑफ लोडिंग इज नोन एज डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात आते हैं स्टूडेंट्स डेड लोड की। देखिए स्टूडेंट्स, डेड लोड उसको बोलते हैं जो कि स्ट्रक्चर का पर्सनल लोड होता है ना। जैसे कि मान चलिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो बहुत सारा फ्रेम डिजाइन कीजिएगा, फ्रेम के बारे में बात किया जाए तो, है ना। या फिर ऐसा मशीन डिजाइन कीजिए, ऐसा कोई मशीन डिजाइन करना है ना। ये कोई मशीन का क्या है, फ्रेम है, और इस प्रकार से मशीन के फ्रेम पर, है ना, इसके ऊपर है मशीन रखना है, मान चलते इसके ऊपर है ना, ये इस टाइप का हमको मशीन रखना है ना। ये कोई मेटल सीट है, कोई क्या है ना, मेटल सीट है, और मेटल सीट यहाँ से यहाँ सपोर्टेड है, यहाँ भी सपोर्टेड है ना। उसके बाद इस मेटल सीट के ऊपर ये क्या रखना है, मशीन रखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मशीन रखिएगा तो इस पूरा अरेंजमेंट का अपना पर्सनल वेट होगा, अपना पर्सनल वेट होगा। तो जो भी स्ट्रक्चर का, जो भी मशीन्स का पर्सनल वेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग डेड वेट, डेड वेट या फिर डेड लोड, ठीक है। तो डेड लोड क्या होगा स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर का पर्सनल जो लोड होगा, पर्सनल जो लोड होगा उसको बोलेंगे डेड लोड, है ना। जैसे कि मान चलो अगर कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में जो कंपोनेंट यूज होते हैं, मान चलो ईंट बीक से बिल्डिंग बना हुआ है ना, उसमें ईंट बीक का यूज हुआ। अब एक ईंट बीक का जो पर्सनल वेट होगा वो क्या कहलाएगा, उस बिल्डिंग का डेड लोड कहलाएगा, है ना। और उसके बाद उस पर आदमी चढ़ो तब, या हाथी चढ़ो तब, या फिर घोड़ा चढ़ो तब, मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर हाथी चढ़ाइए, घोड़ा चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाना है चढ़ाइए, तो इस प्रकार से वो चीज़ मूविंग करती रहेंगी, है ना। मतलब कि कभी हाथी यहाँ रहेगा, कभी हाथी वहाँ रहेगा, तो उस प्रकार के लोड को हम लोग बोलते हैं लाइव लोड, है ना। जैसे मान चलिए ये कोई मशीन था, है ना। मान चलिए इस मशीन का नाम दे दिए जेसीबी। आप लोग जानते हैं कि जेसीबी चलाने के लिए एक ड्राइवर का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये क्या था, ये सीट मेटल सीट था, इसके ऊपर हम लोग जेसीबी ला दिए और जेसीबी ला के यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट का जो लोड आएगा उसको बोलेंगे डेड लोड, है ना। जेसीबी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पर परमानेंटली है ना, जेसीबी को यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि जेसीबी जो हो गया इस पूरे स्ट्रक्चर का लोड में भागीदारी निभाएगा, मतलब कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन का एक न एक पर्सनल लोड होगा, है। उस प्रकार के लोड को बोलेंगे डेड लोड। अगर मान चलिए इस पर आप ड्राइवर चढ़ा दो, ड्राइवर का वजन है, मान चलिए वजन है 80 kg का, तो ये जो 80 kg जो होगा वो इसका लाइव लोड हो जाएगा, है ना। इस स्ट्रक्चर पर आने वाला जो इम्पोजेड लोड होता है, जिससे वो स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं हम लाइव लोड। ये समझ में आया होगा। एक और उदाहरण से समझाते हैं आपको। मान के चलिए ये कोई, है ना, ब्रिज है जिसको आप लोगों ने डिजाइन किया है ना। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ी होगी, है ना, बहुत सारे फ्रेम की आवश्यकता पड़ी होगी, है ना, बहुत सारे फ्रेम की आवश्यकता पड़ी होगी, तभी जाके ब्रिज बना होगा। अब वो जो फ्रेम होगा उस पर अब गाड़ी चल रही है ना, मोटर चल रही है, आदमी चल रहा है, तो ये गाड़ी, मोटर और आदमी का जो लोड होगा उसको बोलेंगे लाइव लोड। और जबकि जो स्ट्रक्चर जो कि जिससे बना है उसका जो पर्सनल सेल्फ वेट होगा, कुछ तो वजन होगा उसका जो पर्सनल वेट होगा उसको बोलेंगे डेड लोड, है ना। आया समझ में। तो ये सारी बातें चीज़ है किसके, डेड लोड की। अब स्टूडेंट्स आता है प्रीवियस। मतलब प्रीवियस का मतलब होता है कुछ होना, घटित होना, है ना। तो प्रीवियस एक मात्र इंग्लिश वर्ड है जिसका हम लोग इसे यहाँ पर इस्तेमाल किए थे, ठीक है। प्रीवियस का मतलब होता है ऑनगोइंग, जिसके कारण जो कि घटित होगा, है ना। प्रीवियस को लिख सकते हैं टेक्स प्लेस, है ना। प्रीवियस की जगह पर लिख सकते हैं टेक्स प्लेस।
स्ट्रक्चर विच प्रीवियस या फिर विच टेक्स प्लेस आफ्टर पासेस ऑफ टाइम। अब ये पासेस ऑफ टाइम को हमने कीवर्ड इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो क्रीप था वो क्रीप टाइम डिपेंडेंट रिफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्रीप बढ़ता जाता है। मतलब कि जितना स्ट्रक्चर पुराना होगा उतना इसमें क्या आएगा, जितना स्ट्रक्चर पुराना होगा उतना ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, है ना, नंबर के यहाँ तक आ जाएगा। मान चलिए 2 साल के बाद ऐसा है, 2 साल के बाद ऐसा है, तो 3 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, 4 साल के बाद ऐसा होगा, अब 5 साल के बाद पता चलेगा ये कि गाड़ी सहित, है ना, जो मोटर इस पर चल रही थी वो सहित क्या होगा, नदी में समा गया। तो इस प्रकार से एक प्रकार का टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है कौन, क्रीप, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं विथ टाइम पासेस ऑफ टाइम, है ना, लिख सकते हैं 10 क्रीप इज ऑल्सो नोन एज, क्रीप इज ऑल्सो नोन as time dependent डिफॉर्मेशन, है ना। क्रीप क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होगा, है ना। और ये किसके कारण हो रहा था, ड्यू टू स्टैटिक लोड के कारण हो रहा था। स्टैटिक लोड को भी बोलते हैं क्या, डेड लोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्या कीजिए, राइट कर लीजिए। कौन हो गया, एक क्रीप हो गया, क्रीप हो गया। इसको आप लोग, है ना, इसको आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, फैटिगी। फैटिगी क्या होता है स्टूडेंट्स, फैटिगी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या होता है कि मटेरियल के ऊपर आप जब बार बार रिपीटेड लोड डालोगे तो वो क्या होगा, मटेरियल जल्दी ही फेल कर जाएगा। जैसे कि अगर आप एक चीज़ देखे होगे क्या कि कोई वायर है ना, कोई स्टील वायर है, कोई स्टील का वायर है ना। ऐसे मान चलते हैं कि ये क्या है, ये मेरा कोई स्टील वायर है। इसको क्या कर रहे हैं हम, रिपीटेड लोड दे रहे हैं। इससे रिपीटेड लोड मतलब कि इसमें बार बार इसको ऐसे कर रहे हैं, है ना, बार बार इसको ऐसे कर रहे हैं। ऐसे करते करते क्या होगा, इस वायर में क्या, ये वायर जो होगा जल्दी ही फेल कर जाएगा। ये तो फिलहाल ये प्लास्टिक था, हमने इसको वायर मान लिया था, लेकिन इतना ही काम अगर आप किसी आयरन के साथ कर दिए होते, इतना पतला आयरन के साथ, वो टूट गया होता, है ना। मतलब ये कि ये जो प्रॉपर्टी होगा फैटिगी का, वो प्रॉपर्टी होगा जिसके कारण क्या होगा, मटेरियल, है ना, अपने यील्ड पॉइंट से नीचे ही टूट जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा समझ लेते हैं यील्ड पॉइंट क्या होता है ना। यील्ड पॉइंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान चलिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना। अभी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बारे में नहीं पढ़े हैं, है ना, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये मान चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ऐसे, ठीक है, ऐसे है, मान चलते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक लिमिट होगा, और यहाँ पर कहीं यील्ड पॉइंट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है ना, मान सकते ये यील्ड पॉइंट है। क्या है यील्ड पॉइंट स्टूडेंट्स? यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद स्ट्रक्चर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है। मतलब कि आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, है ना, तो करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेस है, ये क्या है, एप्सिलॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा कि ये जो यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट एक वैसा पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है, जिसके बाद अगर डिफॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाएगा कि वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। मतलब कि इसके बाद मटेरियल जो है ना अपना शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगा, है ना। वही पॉइंट होता है क्या, यील्ड पॉइंट, है ना। जैसे मान लीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं, है ना, ये मेरा क्या है, ये कोई ये है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खूब खींच खींचेंगे तो क्या होगा कि ये एक ऐसा समय आएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए इसके पास इलास्टिसिटी का नेचर है, तो ऐसा सिस्टम आएगा जहाँ तक अगर इसको हम खींचे तो ये अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। लेकिन इसको हद से ज़्यादा खींच देंगे तो क्या होगा, ये या तो टूट जाएगा
है ना, या तो अपना शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगा, है ना। तो लोड की वो वैल्यू जिसको लगाने के बाद, है ना, स्ट्रक्चर अपना शेप एंड साइज में वापस नहीं आ रहा है, उस प्रकार की वैल्यू को, उस प्रकार की जो स्ट्रेस होगी उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, है ना। और एक विशेष पॉइंट होता है जो कि इस दोनों कंडीशन, मतलब कि एक कंडीशन ऐसा होगा जिसमें रिगेन करेगा शेप एंड साइज, है ना। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें नॉट कर रहा है, नॉट रिगेन कर रहा है ना। तो इस दोनों कंडीशन के बीच में एक पॉइंट, विशेष पॉइंट होगा, है ना। जैसे कि ये अगर प्लास्टिक लिमिट है तो यहाँ तक खींचेगा तो मटेरियल क्या होगा कि यील्ड, ये मटेरियल जो क्या होगा अपना शेप एंड साइज में वापस चलाएगा। लेकिन जैसे ही स्ट्रेन की वैल्यू, जैसे ही खिंचाव की वैल्यू इसके बाद चली जाएगी तो क्या होगा, ये अपने शेप एंड साइज में मटेरियल वापस नहीं आएगा। मतलब कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में एक विशेष बाउंड्री है, और ये बाउंड्री क्या है, ये पॉइंट, इसी बाउंड्री को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये बाउंड्री है जो कि स्ट्रक्चर में प्लास्टिक फेलियर लाएगा। कैसा फेलियर लाएगा, प्लास्टिक फेलियर, मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होने वाला फेलियर लाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर अपने शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगा अगर इस पॉइंट के बाहर इसका चला गया स्ट्रेन की वैल्यू तो। इसीलिए यील्ड पॉइंट से पहले तब स्ट्रक्चर फेल कर जाता है जब हम उसको, है ना, बार बार रिपीटेड लोडिंग देंगे, है ना। जब आप स्ट्रक्चर को रिपीटेड लोडिंग दोगे, है ना, तो ये स्ट्रक्चर यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल कर जाएगा। ये जो मेरा वायर होगा वो यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल कर जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी है फैटिग की, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और ये यहाँ तक की बात होती है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो है यहीं तक समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। और लोड स्ट्रेस पढ़ने के बाद, है ना, उसके बाद हम लोग आएंगे किस पर, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर, है ना। तो बने रहिए PolytechHub.com के साथ। धन्यवाद।